प्रेफरेंस मिलती है इसको नीट के एग्जाम में ना, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन 2-3 सालों में आ जाता है। तो देख लेते हैं जी क्या क्या रहा है। सरफेस केमिस्ट्री का डील किसके साथ है? सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन के साथ। इसमें 3 पार्ट, एडजॉर्प्शन भी रहेगा, कोलोइडल भी रहेगा और कैटालिसिस भी रहेगा। 3 चीज रहेंगी। दूसरी बात, इंटरफेस किसको बोल रहे हो? जहां दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो बड़ी सिंपल सा लाइनिंग इस पेज पे लिखी हुई है। सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन का स्टडी सरफेस केमिस्ट्री है। एडजॉर्प्शन, कोलोइडल, कैटालिसिस, ये 3 फोकस पे रहेंगे हमारे पास। ठीक है जी, लो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जी ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी, गैस गैस में कोई भी इंटरफेस है ही नहीं, तो गैस गैस का कोई भी कोलोइड हम बना नहीं पाएंगे। आगे जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑलवेज होमोजिनस है, ये सॉल्यूशन ही बनाता है। जबकि शायद आपको पता हो, +2 बेसिस पे आपको पता हो कि मेरे पास कोलोइड का जो नेचर है, मेरे पास जो कोलोइड का नेचर है वो एग्जैक्टली क्या है? हेटेरोजेनस। अब वन मोर थिंग, जो आपके पास इंटरफेस है ना बच्चे, इंटरफेस, जो इंटरफेस है, क्लियर, यहां आपके पास जो थिकनेस है वो, अगर आप समझो कि इंटरफेस एक्चुअल में हुआ क्या, जहां दो फिजिकल स्टेट एक दूसरे के टच में आई, क्लियर, ये लिखा हुआ था इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल थिक। वो तो होनी थी, क्योंकि इंटरफेस पे अगर आपने थोड़ा फिजिक्स में सीखा हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, सरफेस टेंशन, तो कहीं ना कहीं इस पे एक इनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ काम करता रहता है, और यहां एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगली बात मैं करूं आपसे, तो यहां मुझे इस लॉजिक के बेसिस पे कि सरफेस पे एफ नेट 0 नहीं है, उसको जीरो करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए मेरे पास एक फिनोमिनन स्टार्ट होएगा सरफेस से रिलेटेड, जिसको मैं एडजॉर्प्शन बोलता हूं। एडजॉर्प्शन करने लगो तो 2 चीजें दिमाग में रखो, एक रखो एडजॉर्बेट, दूसरा रखो एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट कौन हुआ? एडजॉर्बेट गेट्स एडजॉर्ब्ड, जो एडजॉर्ब हुआ सरफेस पे। चोक लो, क्लियर ना, चोक लेके चलो, चोक लो, चोक को पानी में डिप करो, इंक में डिप करो, तो इंक सरफेस पे लग गई, तो इंक को आपने बोल दिया एडजॉर्बेट, और चोक को आप क्या बोल दोगे? एडजॉर्बेंट। जो सरफेस प्रोवाइडर है, सिलिका जेल, Al2O3, चारकोल एटसेट्रा, ऐसे 200 और भी हैं। तो हो सकता है एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट आपके दिमाग में सेट हो गया हो। पीछे हमने क्या बात की थी? इंटरफेस की थिकनेस। इससे पीछे हमने क्या बात की थी कि हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री में 3 टॉपिक रहेंगे, एडजॉर्प्शन, कोलोइड एंड कैटालिसिस। अगर ये क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। अब है एक्सप्लेनेशन, भी एडजॉर्प्शन क्यों हुआ होगा। तो एडजॉर्प्शन की वजह, रीजन ऑफ द एडजॉर्प्शन, मुझे 3 वजहें समझ में आती हैं। रेजिडुअल फोर्सेस, इम्बैलेंस्ड फोर्सेस और द फ्री वैलेंसीज, जो सरफेस पे ही मिलेंगी आपको, बल्क में नहीं मिल सकती हैं। कहते जी प्रूफ दो, मैंने कहा जी पीछे भी बताया था कि सरफेस पे एक इनवर्ड फोर्स, नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस फील करती है ये नीचे की तरफ। तो ये अपने एफ नेट को जीरो करने के लिए जो भी इसके टच में आएगा उसको रिटेन करने की कोशिश करेगी, और ये जो रिटेन करने की कोशिश है, मतलब एफ नेट से एफ जीरो, एफ नेट से एफ नेट जीरो जाना, वो है इम्बैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस। जबकि बल्क में सब तरफ सेम टाइप के फोर्सेज है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एफ नेट क्या हो गया? 0। तो यहां तो आप सरफेस टेंशन फील नहीं कर सकते, यहां तो आप एडजॉर्प्शन फील नहीं कर सकते। एडजॉर्प्शन कहां फील करोगे? ओनली ऑन सरफेस। तो अगर मेरे को नीट के रिगार्डिंग बात करेगा तो काम की बात बोर्ड पे मैंने अपने हाथ से लिख रखी है, क्या? रेजिडुअल फोर्सेस, इम्बैलेंस फोर्सेस, फ्री वैलेंसीज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन? हेडिंग ये है, जवाब ये है। अच्छा जी, कहते अब एग्जाम्पल दो एडजॉर्प्शन के। मैंने कहा ढेरों है। क्या किया आपने? किसी कंटेनर में गैस ली 10 एटीएम पे, चारकोल के टच में लेकर आए, जो प्रेशर था वो रिड्यूस कर गया, भाई गैस गई कहां? एडजॉर्ब हो गई। अब कोरोना सीजन में हमसे बढ़िया कौन जानता होएगा? आजकल देखो मास्क लगा के घूमते हैं, पहले लोग लिमिटेड लगाते थे पोल्यूशन के चक्कर में, दिल्ली में जो पोल्यूशन होता था हाई लेवल पे, तो उस मास्क के अंदर क्या रखते थे? चारकोल। चारकोल क्या करता है? जो भी ज्यादा
लिक्विफाई हो सकने वाली गैसेज हैं, मतलब CO2, SO2, SO3, मतलब जिनका जिनका टीसी जो पोल्यूटेंट गैसेज हैं उनको एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्ब। तो गैस का प्रेशर 10 atm था, चारकोल ने 10 से कम कर दिया, मतलब एडजॉर्प्शन कर लिया। ऑर्गेनिक डाइज, कोई मिथाइलिन ब्लू, क्लियर, इस टाइप से। तो आपने क्या देखा, चारकोल के टच पे लाने पर ऑर्गेनिक डाई का कलर डिसअपियर हो गया, एडजॉर्प्शन है। रोज शुगर का कलर होता है, रोज शुगर के अंदर कलर होता है, जैगरी होती है ना गुड़, उसका धीरे धीरे रिफाइनिंग कराते 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 उसका कलर बदलने लगता है, व्हाइट कलर हो जाता है एग्जैक्ट। तो एनिमल चारकोल या बोन चारकोल पे कलर डिसअपियर, एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। इससे बढ़िया एग्जांपल क्या ढूंढ रहे हो, मॉइस्चर को सिलिका जेल एडजॉर्ब कर गया। तो ये हमारे पास एडजॉर्प्शन इन एक्शन इन प्रैक्टिस इन द डेली लाइफ है। गैस का प्रेशर चारकोल के टच में कम होना, ऑर्गेनिक डाई का कलरलेस हो जाना, रोज शुगर का कलर गायब हो जाना, मॉइस्चर का खत्म हो जाना सिलिका जेल के टच में, ये सब एडजॉर्प्शन के एग्जांपल है। डिजॉर्प्शन जस्ट रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है जी। अब कोई पूछेगा एडीएबी, एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है, तो मैं बोलूंगा एडजॉर्प्शन सरफेस रिलेटेड है, जबकि एब एब एब्जॉर्प्शन ये बल्क रिलेटेड है, बल्क रिलेटेड। जबकि एडजॉर्प्शन शुरू शुरू में फास्ट है, धीरे धीरे स्लो हो गया, जबकि एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से चलता है। ये सिर्फ एडजॉर्प्शन को समझने के लिए एब्जॉर्प्शन आ रहा है, जबकि हमारा सिलेबस तो एडजॉर्प्शन ही है। एबी इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओ, कि एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से चलेगा, एडजॉर्प्शन इनिशियली फास्ट होएगा, सरफेस ऑक्यूपाई 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 होती जा रही है, जब सरफेस इनफ ऑक्यूपाई हो गई तो उसका रेट कम हो गया। कहते जी एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, मैंने कहा जी एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज कलेक्टिवली SORPTION is known as adsorption. Adsorption plus absorption is collectively known as, क्लियर है, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन कलेक्टिवली नोन एज एडजॉर्प्शन। तो अब तक जो हमारा डिस्कशन हुआ आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार मैं रिव्यू करवा दूं आपको। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस, सरफेस से रिलेटेड तीन है। एडी कोलोइड कैटालिसिस, सबसे पहले हमने समझा कि इंटरफेस क्या है, मैंने कहा जी जहां दो फिजिकल अलग अलग फिजिकल स्टेट टच में आ रही हो। एडजॉर्प्शन सरफेस रिलेटेड, रीजन क्या है, इसमें पहले आया एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्बेंट जिसने सरफेस प्रोवाइड करवाई। रीजन क्या है, रेजिडुअल फोर्सेस, इम्बैलेंस फोर्सेस, फ्री वैलेंसीज। एडजॉर्प्शन के एग्जांपल दो, किसी भी फ्लास्क, किसी भी कंटेनर में गैस का प्रेशर 10 atm, चारकोल के टच में आती घट गया, ऑर्गेनिक डाई कलरलेस हो गई, रोज शुगर का जो कलर था गुड़ जैसा जैगरी जैसा कलर वो डाउन जाना शुरू हो गया, वो धीरे धीरे रिफाइंड होने लग गई, किसके टच में, बोन चारकोल, एनिमल चारकोल। मॉइस्चर, सिलिका जेल ने उसको एडजॉर्ब किया और मॉइस्चर कम हो गया, क्लियर। इसी तरीके से डिजॉर्प्शन रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर आपको बताया गया एडीएबी का डिफरेंस, एडजॉर्प्शन सरफेस रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन बल्क रिलेटेड। फिर आपको समझाया गया क्या, कि कहीं ना कहीं जॉर्प्शन के बाद इसकी एंथैल्पी क्या है। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या, एडजॉर्प्शन इज एक्सो और एंडो, तो उसका जवाब था इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन कौन नए नए लोग एंटर करते जा रहे हैं, कभी साहिल, कभी गार्गी, ये और वो पता नहीं क्या क्या। हाँ जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच, इसमें शायद आपको हर एक टर्म पता है। जो डेल्टा जी है बच्चे, ये गिब्स फ्री एनर्जी को इंडिकेट करती है। जो डेल्टा एच है ये एंथैल्पी को इंडिकेट करती है। जो डेल्टा एस है ये एंट्रोपी चेंज को इंडिकेट करती है। टी टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। अब ध्यान से सुनना हर एक बात को। मैंने फिर एक बात बोली आपसे कि अगर आपसे कोई डिस्कस कर रहा है व्हाट अबाउट द एडजॉर्प्शन, इज इट एक्सो और एंडो, योर आंसर शुड बी ऑलवेज एक्सो। इक्का दुक्का एग्जांपल एंडो के हैं। ग्लास की सरफेस पे गैस का एडजॉर्ब होना एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑलवेज एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, योर आंसर शुड बी यस। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझो। हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो क्या हुआ, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है, डेल्टा जी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है,
अब सारी कहानी कहाँ चली गई? अब सोचो कि जब भी किसी एडजोर्बेंट पे, जब भी कोई एडजोर्बेट क्या हुआ, एडजोर्ब हुआ, तो उसकी रैंडमनेस कम हो गई। ये सबसे बड़ा शौक लग गया हमारी थ्योरी को। डेल्टा एस प्लस माइनस होने से यहां प्लस का साइन आ गया। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में चली गई है? डेल्टा एच के हाथ में। इफ यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड, स्पॉन्टेनिटी चाहते हो, देन डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड। डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। अब तरीका क्या है? तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर दो। तो बार बार एक बात बोलूंगा, इफ यू प्रोसीड द एडजॉर्प्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर शुड बी लो। और ये रूल ऑफ केमिस्ट्री है, हर एक एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड प्रोसीड करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन आया हो बात करो, आगे बढ़े, नहीं तो। ये साहिल कौन है भाई, बार बार अंदर बाहर हो रहा है? बोलते और नहीं है, पता नहीं इनको सुनता नहीं है या इनके जुबान नहीं है। क्या प्रॉब्लम है बच्चे, अंदर बाहर हो रहे हो? राहुल बोला था अभी तो ना, साहिल से बात हो रही थी मेरी। चलो जो भी है, चॉइस आपकी है, बोलना नहीं बोलना, क्योंकि समझना भी आप ही को है। हमारा काम है 100% अपना देकर जाना, कोशिश आप कर लेना भी। इसके बाद एडजॉर्प्शन के दो पार्ट किए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन शुरू हो गया। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन। पिछले वालों को मैंने 3 बार रिवाइज कर दिया है, क्लियर। एडजॉर्प्शन के दो टाइप हुए, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक नाम है वेंडरवोल और केमिकल का नाम है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। फिजिकल केमिकल, अगर आप सुन समझ पा रहे हो, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को समझने के लिए यहां आ जाओ। सबसे पहले नेचर ऑफ फोर्सेस। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसके फोर्सेस वीक है, नाम से पता चल रहा है वेंडरवोल। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स होएगा, नथिंग एल्स। जबकि केमिजॉर्प्शन में बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए दूसरा लाइन जो आया, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहां बॉन्ड बने। यहां बॉन्ड नहीं बने, यहां सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है। पीटीपीटी निकल हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं, बॉन्ड नहीं बनता वहां। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ अट्रैक्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्डिंग है। दैट्स व्हाई पहले वाले की एनर्जी कम है, दूसरे वाले की ज्यादा है, दोनों एक्सोथर्मी की। तो साफ सी बात है कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट शुड बी टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, क्योंकि किसी एक्सो को फॉरवर्ड प्रोसीड करवाना है तो टेम्परेचर कम ही होना चाहिए। केमिस्ट्री का रूल यही होता है, क्लियर। नहीं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। हाँ, केमिजॉर्प्शन को इनिशियली केमिकल बॉन्ड बनता है। जिस दिन यहां मौका लगेगा केमिकल काइनेटिक्स करवाएंगे आपको। केमिकल काइनेटिक्स में एक रूल है, चाहे एक्सो चाहे एंडो, अगर रिएक्शन को इनिशिएट करना है, अगर उसको उसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाना है, तो इनिशियली तो हीट देनी पड़ेगी आपको, बॉन्ड तो तोड़ने ही पड़ेंगे आपको। हाँ, फिर नेट वो एक्सो एंडो है, वो फिर रिएक्शन का मैटर है, वो रिएक्शन कैसी है उसके बारे में देखा जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर केमिकल बॉन्ड बनाना है देन यू शुड स्टार्ट विद हाई टेम्परेचर। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि बॉन्ड तो बने नहीं, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल। जबकि केमिजॉर्प्शन बॉन्ड बन चुके हैं, दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। अब सोचो, चौक पे इंक, चौक पे मिथाइलिन ब्लू, चौक पे तुम कोई भी एडजोर्बेट एडजोर्ब करा सकते हो, लेकिन आयरन पे सिर्फ नाइट्रोजन, पीटीपीडी पे सिर्फ हाइड्रोजन। तो ये नेचर विच स्पेसिफिक है, ये लिखा हुआ है, इट इज स्पेसिफिक, जबकि नॉन स्पेसिफिक। जबकि केमिकल वाला कैसा है, हाईली स्पेसिफिक। आयरन नाइट्रोजन को ही एडजॉर्ब कर सकता है, वो भी एक पर्टिकुलर वेरी लो टेम्परेचर पे फिजिकली और वेरी हाई पे केमिकली। रूम टेम्परेचर पे कुछ भी नहीं होता, ना फिजिकल ना केमिकल। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया एग्जाम्स के अंदर, कैन यू कन्वर्ट द फिजिकल टू केमिकल एडजॉर्प्शन? क्या फिजिकल को केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज किया जा सकता है? उसने कहा हाँ जी कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर किसी भी फिजिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट सुटेबिलिटी होनी चाहिए। आयरन पे नाइट्रोजन, पीटीपीडी पे हाइड्रोजन। ऐसे नहीं कि आयरन पे हाइड्रोजन करा दोगे और पीटीपीडी पे नाइट्रोजन करवा दोगे। दैट्स व्हाई केमिकल इज स्पेसिफिक व्हाइल फिजिकल इज नॉन स्पेसिफिक।
आगे बढ़ना हो तो बता देना भाई। क्या किसी फिजिकल एड्जॉर्प्शन को केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हो? कहते हैं जी हाँ, टेम्परेचर करके कर सकते हैं। आयरन नाइट्रोजन पे वेरी लो टेम्परेचर पे फिजिकली एड्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन को तो टेम्परेचर का लो वैल्यू ही फेवर करता है। और 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे आपके आसपास में कोई भी आयरन किसी भी नाइट्रोजन को एड्जॉर्ब नहीं कर रहा। व्हेन यू इंक्रीजेस द टेम्परेचर तो नाइट्रोजन क्या हुई, केमिकली आयरन पे एड्जॉर्ब हो गई। तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है केमिकल एड्जॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर while the physical is non-specific in nature. जो फिजिकल है उसमें मल्टी लेयर बनती हैं, ये सिर्फ एक लेयर जो वैलेंसी सेटिस्फाई, बात खत्म। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जितना कोई गैस का ए ज्यादा होएगा, हो सकता है आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला याद हो, 8a/27 RB। और ये जो ए है बच्चे, ये स्टेटसोमीटर का वेंडरवॉल कांस्टेंट है। और वेंडरवॉल कांस्टेंट हो सकता है आप में से कोई दो चार को पता हो या सारी क्लास को पता हो, आई डोंट नो। ए वेंडरवॉल कांस्टेंट है। वेंडरवॉल कांस्टेंट अट्रैक्शन फोर्सेस को इंडिकेट करता है। तो उसने क्या कहा, किसी भी गैस का अगर लिक्विफिकेशन का नेचर ज्यादा है, मतलब उसका टीसी ज्यादा है, और जिसका टीसी ज्यादा है उसका ए ज्यादा है, और जिसका ए ज्यादा है, क्लियर, जिसका ए ज्यादा है उसके लिए फोर्सेज ज्यादा होने की वजह से, वेंडरवाल फोर्सेज ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी से एड्जॉर्ब करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये समझना है तो वेंडरवाल कांस्टेंट, ये समझना है तो वेंडरवाल फोर्सेज, अगर ये समझना है तो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, सारे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जबकि यहां मुझे कोई भी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना है, अब मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक है, केमिकल वाला स्पेसिफिक है, तो ऐसे थोड़ी है आयरन नाइट्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेगा तो आप कुछ कोशिश करके हाइड्रोजन को भी एड्जॉर्ब कर फिजिकली करा सकते हो, केमिकली नहीं करा सकते। क्लियर, क्योंकि फिजिकल स्पेसिफिक नहीं था, केमिकल स्पेसिफिक है। फिजिकल में एक्टिवेशन एनर्जी की कोई नीड नहीं है। इसके अंदर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ग्राफ प्लॉट कर रहा था मैं, इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भाई नाम ही जिसका सरफेस केमिस्ट्री है, तो हर टाइप का एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस हुए, ये फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस हुए। कंफ्यूजन हो बात कर सकते हो। चलो, ये था फिजिकल एड्जॉर्प्शन को केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। इसके लिए आपको वही सेम जिस बैच में मैंने पहले पढ़ाया था, उनको कहा था 30 सेकंड में रिपीट करो, रिवाइज करो, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। जल्दी से पढ़ लो इसको, 30 सेकंड आपके पास। एक यहां बताया गया है कुछ केसेस में जो एड्जॉर्प्शन है, मैंने कहा था ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, कुछ केसेस में एंडोथर्मिक भी है। जैसे ग्लास की सरफेस पे फिर भी आप ऑलवेज लगाओगे, एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, या बोलोगे आप, फ्यू केसेस की वजह से आप इसको एंडो बोलना शुरू नहीं कर दोगे, ऑलवेज 99.99% केस में ये एक्सो ही है। लेकिन ग्लास की सरफेस पे हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन हुआ तो भाई इसका बॉन्ड ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है हाइड्रोजन का, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। तो इसको फेवर कौन करता है, हाइड्रोजन के एटम्स बनने से इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो गई, ये इसको फेवर करने लग गई। हमें पहले कौन अपोज कर रहा था, हमें एंट्रोपी ही अपोज करके दे रही थी, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एड्जॉर्प्शन होने से ये नेगेटिव हो गया तो यहां पॉजिटिव साइन आ गया, तो इसके नेगेटिव ने सारा मोर्चा संभाला, डेल्टा एच के एक्सो ने ही सारा मोर्चा संभाला, डेल्टा एच के एक्सो ने ही सारा के सारा कंट्रोल किया। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो क्लियर है। तो अब यहां हाइड्रोजन का 2H बनने से एंट्रोपी बढ़ गई, अब ये फेवरेबल फैक्टर हो गया। ऐसे कुछ और भी है, जैसे सोलिड कोई भी सबस्टांस है, जैसे सर आपके पास एडजोर्बेंट हाइड्रेटेड सोल्ट लाइक एलम टाइप, जब ये इस पे एडजोर्ब हुआ ना,
जब इस पे एडजॉर्ब हुआ ना तो इसके पानी के मोलिक्यूल अलग हो गए। और सोचो जब कभी भी, मान लो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख के आपको बताता हूं, मान लो आपके पास ये हाइड्रेटेड सोल्ट है और आपने अगर पहले थर्मो में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो कोई बता सकता है कि इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? इसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। क्यों? सिंगल मोलिक्यूल चेंज टू द 8 मोलिक्यूल्स, तो एंट्रोपी रैंडमनेस इसमें इंक्रीज कर रही है। तो इसीलिए आपको बार बार दो चीजों पे फोकस करना है, H2 का 2H में बदलना, हाइड्रेटेड सोल्ट का एडजॉर्ब होना। पहले केस में एटम्स बने, पहले केस में एटम्स बने, दूसरे केस में वाटर फ्री हुआ। तो इन दोनों केस में डेल्टा एच एंडो होकर भी, डेल्टा एच एंडो होकर भी, डेल्टा एच एंडो होकर भी मुझे स्पॉन्टेनिटी, मुझे एडजॉर्प्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होता हुआ कैसे दिख गया? उसने कहा जी इसमें फेवरेबल था डेल्टा एच का, डेल्टा एस का वैल्यू, ये सपोर्ट कर गया। तो इक्का दुक्का केस है, अदरवाइज जो आपका एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक ही होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय द सॉलिड, बड़ा सिंपल सा है। नेचर किसका? गैस का। इसमें मैंने पहले ही बता दिया, जिस गैस का ए ज्यादा, जिस गैस का वेंडरवाल कांस्टेंट ज्यादा, जिस गैस का वेंडरवाल फोर्सेज ज्यादा। बच्चे कहते इसको बढ़ाएंगे कैसे? मैंने कहा उसके लिए स्टेटोमीटर पढ़ना है। कहते पढ़ा दो हाथ तो हाथ। मैंने कहा जी टीसी साइज पे, टीसी अनब्रांच्ड पे, मोलिकुलर वेट पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, इन सब पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर किसी का ए बढ़ाना हो, साइज बढ़ा दो। साइज जब अनब्रांच्ड होता है तब ज्यादा होता है। ऊपर मैंने बच्चों को ये भी सिखाया कि मेरे पास एक 10 कार्बन की चेन है, ब्रांचिंग करवा दी मैंने, तो वो बेचारा साइज में छोटा हो गया। तो कोई मॉलिक्यूल अनब्रांच्ड हो, मोलिकुलर वेट ज्यादा हो, साइज बड़ा हो, वेंडरवाल उतना ही एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये पढ़ने की नीड नहीं थी उसके अंदर, सिर्फ एक बात पढ़नी थी, क्या? ए ज्यादा मोर एडजॉर्प्शन। हेडिंग क्या बन गई? नेचर ऑफ एडजोर्बेट। अब बात आगे बढ़ी, नेचर ऑफ एडजोर्बेंट, तो भाई सरफेस एरिया ज्यादा, कहानी खत्म। अब उसमें आपका फोकस एक चीज पे गया होगा, ये एक्स बाई एम क्या है? न्यूमरेटर में जो एक्स लिखा हुआ है ये क्वांटिटी ऑफ द एडजोर्बेट है, और जो नीचे लिखा है स्मॉल एम वो क्वांटिटी ऑफ द एडजोर्बेंट है। इट इज कंप्लीटली नोन एज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर किसी का सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हो तो उसको टुकड़े कर दो, डिवीजन कर दो। फाइनली डिवाइडेड निकल कभी सुना हुआ आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो फाइनली डिवाइडेड निकल का मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया। या फिर कभी घरों में जब व्हाइट वॉश वगैरह या पेंट वगैरह होता है ना, तो पेंटर क्या करता है? आपके घर की दीवारों को रब करता है पहले। क्लियर ना? रब करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। या एक तरीका और हो सकता है कि आप जो ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस था उसको हीट करके उसके अंदर जगहें खाली कर दो, ये भी एक सरफेस एरिया बढ़ाने का तरीका होता है। डिवीजन करके, रबिंग करके, या फिर टेम्परेचर बढ़ाकर आप सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद बड़ा एक धांसू सा पॉइंट आ रहा है, फिर हमारा एडजॉर्प्शन एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा। वो है एडजॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार मतलब आपने आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर बढ़ाया। उसने कहा जी अगर फिजिकल है, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लगातार डिक्रीज करेगा। अगर केमिकल है तो पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, देन आफ्टर ये डिक्रीज होएगा, बिकॉज केमिकल प्रोसीड्स थ्रू द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इससे भी ज्यादा बढ़िया आ रहा है, कौन सा वाला? आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, प्रेशर को चेंज करो। तो पहली बात, अगर लोअर रेंज जो प्रेशर में हो तो डायरेक्टली, थोड़ा सा इंटरमीडिएट रेंज में आओगे तो प्रेशर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि सैचुरेट होगी ना, सरफेस सैचुरेट होगी ना, तो पी पावर 1/n। और जैसे ही आप थोड़ा सा और हायर प्रेशर में जाओगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों? वो जो आपकी सरफेस है वो फुली सैचुरेट हो गई है। तो इनिशियली, इंटरमीडिएट और हाई, ये तीन टाइप के। हमने इसमें से अपने काम की बात पता है क्या उठा ली? एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n। इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंडलिच, ई FREUNDLICH, फ्रेंडलिच। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, स्टडी ऑफ प्रेशर।
एक्स भी बच्चे जानते हैं, एम भी बच्चे जानते हैं, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जानते हैं, पी भी बच्चे जानते हैं, और 1/n एक रेंज है जिसमें आप 1/1 भी रख सकते हो, 1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक रख सकते हो, जिससे आपको लोअर से लेकर हायर प्रेशर की सारी रेंज समझ में आ जाएगी। फिर इसका लोगरिथम लिया हमने। क्लियर ना? ये मैंने रेंज समझाई थी ग्राफिकली बच्चों को। क्लियर? लो जी, लोअर रेंज डायरेक्टली, इंटरमीडिएट रेंज p⁻1/n एंड हायर रेंज इंडिपेंडेंट। सैचुरेशन आ गया ना? x/m इज इक्वल टू kp⁻1/n, log x/m, log k, जानते हो कि log x y लिखा हो, log x इंटू वाई लिखा हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log x प्लस वाई। तो log x/m को क्या, log x/m log k प्लस, और जो पावर है बच्चे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/n log p। फिर मुझे log x/m का log p के साथ ग्राफ प्लॉट करना है, log x/m का log p के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले एक इंटरसेप्ट आएगा फिक्स वैल्यू, वो रहा log फिक्स वैल्यू। उसके बाद मेरे पास स्लोप आएगा, और वो स्लोप tan थीटा 1/n के बराबर होएगा। इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा? x/m निकालो, मैंने कहा निकाल देते हैं। प्रेशर 5 atm दे रखा है, और उसके अंदर मुझे ग्राफ शो करके इंटरसेप्ट की वैल्यू 0.3010 दे रखी है। जब मुझे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0.3010 दे रखी है, हो सकता है आप में से मैक्सिमम बच्चे इस बात को समझ पा रहे हो। एंटीलॉग ऑफ 0.3010 इट इज 2। और जैसे आपको क्या पता चला, के का वैल्यू आपने यहां पुट किया, प्रेशर गिवन था 1/n बच गया सिर्फ, और यहां एंगल डाल रखा था 45। आपको बताया tan थीटा tan 45 इज इक्वल टू 1/n, तो 1/n का वैल्यू क्या हो गया? 1। सीधा x/m निकल आएगा। इस पूरे बोर्ड पे काम की बात क्या है? फॉर्मूला x/m इज इक्वल टू kp⁻1/n, और जो ग्राफ बना है log x/m का और log p का। लो जी, x/m का प्रेशर के साथ जब ग्राफ प्लॉट हुआ तो मैंने आपको बार बार बताया आइसोथर्म आइसोथर्म आइसोथर्म। जब टेम्परेचर आप वेरी लो लेके चलते हो, आपको बताया ना डेल्टा एच ऑफ द 99.9% केस ऑफ द एडजॉर्प्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। 99.99% केस में कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो भाई जब लो टेम्परेचर होएगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होएगा, थोड़ा बढ़ेगा और कम, और उससे ज्यादा टेम्परेचर होएगा तो एडजॉर्प्शन घटता चला जाएगा। x/m की वैल्यू कहाँ है? 195 पे, और 224 पे और कम है, 273 0 डिग्री पे और कम है। क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। और इसी के जैसे था एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो बस जहां प्रेशर टर्म थी वहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख दी है, और वही ग्राफ, वही डिस्कशन, वही x/m, बस प्रेशर रिप्लेस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन। एक है कंपीटिंग एडजॉर्प्शन। ये क्या चीज है? अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंपटीशन अमंग द डिफरेंट एडजॉर्बेट्स। अब सुनो बात को ध्यान से। फॉर एडजॉर्बिंग ऑन द सेम, अगर आपने कभी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी हो, अगर आपने कभी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी हो, तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपसे करता क्या है? वो एक ब्यूरेट या ब्यूरेट के अंदर एक ही टाइप का एडजॉर्बेंट ले लेगा, और फिर इसमें पोर करता है ए बी सी अलग अलग कंपोनेंट्स। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट ही कलर नाम से हुआ था, बाद में तो कलरलेस मटेरियल का भी सेपरेशन करने लग गए। तो जो जितना एडजॉर्ब ज्यादा होएगा वो ऊपर रह जाएगा, एडजॉर्ब ज्यादा, मोर एडजॉर्ब्ड। जो कम एडजॉर्ब वो ट्रेवल कर जाएगा, और जो लीस्ट एडजॉर्ब होएगा वो और ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा। तो इसको क्या बोल दिया आपने? कंपीटिंग एडजॉर्प्शन। मोर एडजॉर्ब्ड ट्रेवल लेस,
लेस एडजॉर्ब्ड ट्रेवल मोर। एप्लीकेशन बस हेडिंग पढ़ना है इसमें। एप्लीकेशन में प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम चारकोल से, गैस मास्क चारकोल, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी एल्यूमिनियम जेल सिलिका जेल, रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल अगेन एनिमल चारकोल, हेट्रोजेनस कैटालिसिस वो इस चैप्टर का एंड है, जहां तुम N2 गैस, ये भी एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है, गोली मारो इसको, तुम ये सीखो ये इथाइन था, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ प्लेटिनम है, ये सारी एक्टिविटीज प्लेटिनम की सरफेस पे चलती हैं। पहले इन दोनों का केमिकल फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिर केमिकल एडजॉर्प्शन, फिर डिजॉर्प्शन, ये सारा प्लेटिनम की सरफेस पे चलता है। इसको हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस बोलते हैं। इनर्ट गैसेस का सेपरेशन, कोकोनट चारकोल, क्यूरिंग द डिजीज, इसमें कोई नाम दे नहीं रखा स्पेशल। फ्रोथ फ्लोटेशन मेटलर्जी का पार्ट है, उसमें वेटिंग प्रॉपर्टीज पे बेस पे काम हुआ था। कोई बता सकता है व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड? मैं आपको 1 मिनट का स्पेस दे रहा हूं, मतलब मैं चुप हूं अब पूरे 1 मिनट टाइम मेरा स्टार्ट चुप रहने का, आपके बोलने का स्टार्ट। मन हो तो बोल देना भाई। वेटेबिलिटी किसकी किसके साथ? हाँ, और टूवर्ड्स ऑयल एंड वाटर टूवर्ड्स इम्प्योरिटी। ओ याद कर लेना, और टूवर्ड्स ऑयल, ऑयल टूवर्ड्स और, एंड ये एडजॉर्प्शन के बेस पे हो गया सारा काम, ठीक है जी। फिर आपके पास है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर एंड क्रोमेटोग्राफी, तो बताई थी मैंने आपको। कंपीटिंग जो आपके पास एडजॉर्प्शन हुआ उसमें क्रोमेटोग्राफी लेके चल रहे थे हम लोग। सरफेस ऑफ सर्टेन precipitate such as silver halide have the property of absorbing some dyes like eosine, fluorescein, etc. thereby producing a characteristic color। जैसे हमारे नहीं होता वो 11th क्लास में एसिड बेस टाइट्रेशन था, 12वीं क्लास में हमारा रेडोक्स टाइट्रेशन था, तो एंड पॉइंट पे कलर चेंज होता है। तो वही डाई के साथ एजीएक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर कलर चेंज करेगा, तो इससे हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर पाएंगे। और वैसे शायद पता ही हो आपको व्हाट मीन ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मतलब क्या है? अननोन का कॉन्सेंट्रेशन पता करना नोन की हेल्प से थ्रू द वॉल्यूम्स, थ्रू द वॉल्यूम्स, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। लो जी, ये अब आपका इसका सेकंड पार्ट शुरू हो गया है। अगर आपको एडजॉर्प्शन की एक समझ डेवलप हो गई है तो अभी मेरे पास 12 मिनट प्लस 25 मिनट्स 37 मिनट्स बचे हुए हैं भाई। इंटरेस्टेड हो तो एडजॉर्प्शन वापस पढ़ा देते हैं, नहीं तो कोलोइड शुरू कर लेते हैं। कोलोइड शुरू कर लें। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले एक बकवासा काम किया थॉमस ग्राहम ने। इसने ना क्लासिफिकेशन कर लिया क्या, कोलोइड क्रिस्टलोइड, जो बिल्कुल ही यूजलेस था। उसने क्या कहा, नमक को पानी में घोल दो तो वो क्रिस्टलोइड है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन है, और इसी नमक को बेंजीन में घोल दो तो वो कोलोइड है। उसने फिल्ट्रेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, फिल्ट्रेबिलिटी के बेसिस पे, कि जो पार्चमेंट पेपर से छन गया वो क्रिस्टलोइड ट्रू सॉल्यूशन, जो नहीं छना वो कोलोइड। लेकिन ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया बाद में ना। क्यों? क्योंकि तुम नमक को पानी में घोलकर और नमक को बेंजीन में घोलकर दो टाइप के सॉल्यूशन बना पा रहे हो। तो बाद में जो सबसे परफेक्ट क्लासिफिकेशन बना, इसलिए मैंने ना इस पूरे चैप्टर के टुकड़े कर दिए। एक तो डेफिनेशन पढ़ना, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना, फिर प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ना, फिर प्यूरिफिकेशन पढ़ना, फिर उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, हाँ इलेक्ट्रोओस्मोसिस, ये कलर, हाँ चार्ज, ये सब पढ़ना। उसके बाद छठे नंबर पे कोएगुलेशन पढ़ना, फिर गोल्ड नंबर करके प्रोटेक्शन पढ़ना, और एंड में इमल्शन पढ़ना। इतने टुकड़े कर दिए इस चैप्टर के। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पेप्टाइजेशन वगैरह जीएमपी में आएंगे। प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज जिसमें टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, कोलिगिटी प्रॉपर्टीज सब आएंगे प्रॉपर्टीज में। कोएगुलेशन जिसमें प्रेसिपिटेशन होएगा, प्रोटेक्शन जिसमें हम गोल्ड नंबर के थ्रू बचाएंगे किसको, कोलोइड को, और इमल्शन लिक्विड प्लस लिक्विड। तो सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बारे में मैंने बड़ी सिंपल सी बात कर दी, क्या, बस खत्म कहानी। अगर मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज, इसमें भी ऐसे टुकड़े हो गए ना, डिस्पर्स्ड फेज जो डिसकंटिन्यू हो,
डिस्पर्स्ड फेज जो डिसकंटिन्यू हो, इसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अपने आसपास आजकल आप क्या देख रहे हो? आपके आसपास सर्दियों में क्या होता है? व्हाइट व्हाइट कलर का क्या चल रहा है आजकल? फोग चल रहा है ना। तो फोग में पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसकंटिन्यूअस है, और एयर कॉन्टिन्यूअस है। तो फोग एक कोलोइड बन गया बच्चे, कोलोइड बन गया ये, जिसमें पानी डिसकंटिन्यू है और एयर कंटिन्यू है। तो अगर उस डिसकंटिन्यू फॉर्म का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर हो जाए तो 101% वो क्या बन जाएगा? कोलोइड। तो ग्राहम का क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड हो गया, तो हमें क्या मतलब है? हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, दुनिया का सबसे बकवास काम थॉमस ग्राहम ने किया था। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, डिस्पर्स्ड फेज डिसकंटिन्यू 1 to 1000 नैनोमीटर साइज। अब दूसरी पता क्या होगी? डिस्पर्शन मीडियम। ये पक्का 1 नैनोमीटर से कमजोर होएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। इनका जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन वाला रहता है। ये लो जी, ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलोइड इन बिटवीन 1 to 1000, सस्पेंशन ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मैं नीट का एग्जाम देने जा रहा हूं तो मेरे से वो क्वेश्चन क्या पूछेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो वो तो मेरे को जो चैप्टर चला रहा है ना कोलोइड, उसी का क्वेश्चन पूछेगा ना। तो कोलोइड क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर। बी सेलेक्टिव इन द केस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। मैंने मैंने एडजॉर्प्शन का एक पॉइंट भी अपने पास नहीं रखा, सारा आपको दे दिया। कोलोइड में मैं काफी कुछ कम करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा काम की बात क्या है। काम की बात जितने पेज हमने पढ़े हैं अब तक, एक पेज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसमें काम की बात एक ही आई है अब तक। डिस्पर्स्ड फेज का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है, बस काम की बात खत्म। इसके ऊपर आप भी कोशिश मत करना। बस जो ट्रू है, सॉल्यूशन चैप्टर हम या तो किया या कर लेंगे जब भी। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस, कोलोइड आज आते ही शुरुआत की थी हेट्रोजेनस, और जिसका नाम ही प्रेसिपिटेशन सस्पेंशन है, वो तो होना हेट्रोजेनस। नेकेड आई से तो दिख जाते हैं उसके सोल्यूट पार्टिकल्स। लो जी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सॉल्यूशन। मैं फिर आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा बच्चे, ध्यान से सुनना चाहते हो तो मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आप थोड़े सेलेक्टिव हो तो इसको क्यों पढ़ रहे हो? हमारा सिलेबस तो ये है ना बच्चे। अगर आप 12वीं देने जा रहे हो तो ठीक है, कोई 3 डिफरेंस आपसे पूछ लेगा ट्रू, कोलोइड और सस्पेंशन के। अगर आप 12वीं देने नहीं जा रहे तो नो नीड टू रीड द सस्पेंशन एज वेल एज ट्रू। आप सिंपल पढ़ो ना, कोलोइड हेट्रोजेनस 1 to 1000 नैनोमीटर साइज, कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नॉट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, पार्टिकल्स आर विजिबल ओनली बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, डू नॉट सेटल, क्योंकि ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे क्योंकि इनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है, इन पे ग्रेविटी काम नहीं करती है, डिफ्यूज होंगे स्लोली और ट्रांसलूसेंट है, धुंधले धुंधले। उनको क्या बोल दिया आपने? क्लियर? ठीक है जी। अब कोई मानव कालिया जी आ गए हैं। आपको अगर मेरी बात समझ में आई तो ये क्लियर करना है बस, मोर देन सफिशिएंट। बी सेलेक्टिव इन द सरफेस केमिस्ट्री। पढ़ा फिर भी सब कुछ रहा हूं ताकि आप बाद में सेलेक्टिव हो जाओ। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ फेज एंड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम। तुम्हारा अगला पेपर कब है बच्चे, कुछ आइडिया? 21st। ओके। फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं आपके साथ सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहा होता, सॉल्यूशन चैप्टर, अगर मैं आपके साथ सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहा होता तो गारंटीड आपको मैं 9 टाइप के सॉल्यूशन बना के देता क्योंकि होमोजेनस है। लेकिन मैं इस चैप्टर में आकर आपको 8 टाइप के कोलोइड बनाकर दूंगा, और उसमें से सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? लिक्विड इन सॉलिड, जेल, जेली, लिक्विड प्लस लिक्विड, इस चैप्टर का एंड इमल्शन। इन दोनों पे आपको हाई लेवल पे फोकस करना है, हाई लेवल पे। ठीक है जी, चलो। तो कुल मिला के सॉल्यूशन 9 टाइप के हैं और कोलोइड 8 टाइप के हैं। नोवा कोलोइड क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि गैस, गैस इज ऑलवेज फॉर्म्स द होमोजेनस।
इसमें से मैंने आपसे क्या कहा, इंपॉर्टेंट वालों को अपने दिमाग में रखो, जैसे कि फेज लिक्विड है, मीडियम सॉलिड है, तो इसकी अपीयरेंस सेमी सॉलिड जैसी आएगी, उसको जेल बोलते हो। टूथपेस्ट, सो एंड सो कोई भी टूथपेस्ट का नेम आगे जेल, तो उसमें वो सेमी सॉलिड सा मटेरियल होता है। लिक्विड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इमल्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये। एक दो एग्जांपल अगर आपको याद करने हो, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बोला था, आजकल क्या चल रहा है, आपने कहा फोग चल रहा है, क्लियर, लिक्विड प्लस गैस, फोग, गैस क्या है ज्यादा है, लिक्विड क्या है कम है, चल पाते हो ना फोग में, ऐसा थोड़ी है तुम्हें तैरना पड़ता है फोग के अंदर। तो कौन ज्यादा हुआ, गैस, कौन कम हुआ, लिक्विड। मिस्ट क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेज एटसेट्रा, ये सब कौन है, लिक्विड गैस, लेकिन कोई स्पेशल नेम नहीं है। स्पेशल नेम कुछ था तो जेल इमल्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई काम की बात है नहीं, कैसियसो पर्पल बोलते हैं इसको। ये क्लासिफिकेशन आप उड़ा सकते हो, ये क्लासिफिकेशन आप उड़ा सकते हो, क्लियर ना। ग्रेफाइट इन वाटर, एक्वा डेक, डेक ग्रेफाइट को बोला हुआ है, ग्रेफाइट इन ऑयल, ऑयल डेक। लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन रनिंग में हमारे पास डेज बहुत ज्यादा हो, मान लो 7-8 दिन सरफेस को मिल गए तो आप पढ़ा दो, अदरवाइज इस वाले क्लासिफिकेशन को उड़ा सकते हो आप। अब है बेस्ड ऑन नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। एक है लायोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, लायो मतलब फैट, इसकी जगह पर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। जब आपके पास सोलवेंट, मीडियम, फैट, ऑयल टाइप से कुछ हो तो लायोफिलिक फोबिक, पानी हो लायोफिलिक फोबिक की जगह पर हाइड्रोफिलिक फोबिक, फिलिक मतलब अट्रैक्शन लविंग, फोबिक मतलब हिटिंग। ये लो जी, इस पे 1 मिनट लगाओ जल्दी से, फिलिक फोबिक पे, नहीं तो फिर मैं समझाता हूं आपको। फिलिक फोबिक, 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हो तो टीचर इसको इंपॉर्टेंट बोलता है। आपको पता है, अगर कोई ट्रू कोलोइड है, अगर कोई ट्रू कोलोइड है तो फोबिक है, फिलिक कोई ट्रू कोलोइड है भी नहीं। अब आपको पता है हमारा सिलेबस आगे जो चलेगा वो सारा फोबिक के रिस्पेक्ट में चलेगा, सारा फोबिक के रिस्पेक्ट में चलेगा, फोबिक, फोबिक के रिस्पेक्ट में। इनको बनाने के स्पेशल मेथड्स हैं, इनको प्रिपेयर करने के स्पेशल मेथड्स हैं। यहाँ एग्रीगेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन साइज 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में होना चाहिए। ये स्टेबल भी कम होते हैं, तुरंत टूट जाएंगे, इसलिए इसके अंदर मुझे स्टेबलाइजर, कभी ना सॉस की बोतल उठा के देखना, सॉस की बोतल के जो नेक है वहां एक लेबल लगा होएगा जो उस पर लिखा रहता है इमल्शिफायर्स। व्हाट मीन ऑफ इमल्शिफायर, उस इमल्शन को स्टेबल करने के लिए डाला हुआ स्टेबलाइजर, इमल्शिफायर। मिल्क इज द लिक्विड लिक्विड इमल्शन, जिसमें लिक्विड फैट लिक्विड वाटर में डिस्पर्स्ड है, और वहां प्रोटीन होता है कैजीन प्रोटीन जो उसका स्टेबलाइजर है। जो है ही ट्रू लायोफोबिक, वो अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दिखेंगे। और फिर आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें आप देखोगे अगर कोई नेगेटिवली चार्ज होएगा वो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज होएगा तो नेगेटिव की तरफ। और बच्चे ने कहा एग्जांपल दे दो, फिर मैंने उनको इक्का दुक्का एग्जांपल दिया, आगे तो हमें सीखने हैं। जैसे आपके पास AS2S3 और नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, और जैसे FeOH होल थ्राइस है या मेटल के जो भी आपके पास कोलोइड है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो अगर मेरे से कोई ट्रू कोलोइड के करेक्टरिस्टिक
एक लाइन में बुलवाना चाहता है, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, एग्रीगेट्स, लेस स्टेबल, टू मेक द स्टेबल यूज स्टेबलाइजर, और पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। Next classification is again very important. It is based on the molecular size. अगर मेरे पास molecule itself 1 नैनोमीटर से कमजोर है, कम है, छोटा है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनके ना एग्रीगेट बनाने पड़ेंगे ड्यू टू वैंडरवाल फोर्सेस। तो कई सारे मोलिक्यूल यूज किए आपने 1 नैनोमीटर से ऊपर पहुंचने के लिए, कई सारे मोलिक्यूल यूज किए आपने 1 नैनोमीटर से ऊपर पहुंचने के लिए, आपने कई सारे मोलिक्यूल यूज किए 1 नैनोमीटर से ऊपर पहुंचने के लिए, तो इनका नाम रख दिया मल्टी मोलिकुलर। फिर नंबर 2 मैक्रो, इसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन पॉलीमर्स हो गए, इनका खुद का साइज ही 1000 से ऊपर है, तो इनका डिसइंटीग्रेशन किया, इनको तोड़ा आपने और रेंज दे दी 1 से 1000, तो इनको बोल दिया मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। खुद छोटे छोटे एग्रीगेट बनाओ मल्टी, खुद बड़े बड़े तोड़ोगे मैक्रो। अब है इससे भी धांसू एसोसिएटेड कोलोइड्स, जिनको मीशेल्स बोलते हो आप, MICELLE, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए आपके पास C17H35CONA सोप, और इसके बारे में कभी सुना होगा शैम्पू की बोतल पे या आपका टूथपेस्ट जो है उस पे फोमिंग एजेंट लिखा रहता है, वो ये है सोडियम डोडिकाइल सल्फोनेट। ऐसी कभी तुमने सेपरेशन ऑफ डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा हो, डीएनए आपको पता होगा रिजल्टेंट नेगेटिवली चार्ज है, तो वो सोडियम डोडिकाइल सल्फोनेट उसमें यूज करते हैं हम लोग। कुल मिलाकर एसडीएस में मेरा फोकस कहां था, मेरा फोकस था ये वाला पार्ट न्यूट्रल है और ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है, और इसने अब एक तो नॉन पोलर टेल है, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन आपके पास पूरा के पूरा चेन एक टेल का काम कर रहा है, और जो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये पोलर एंड का हेड का काम कर रहा है। क्या इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बस एक एक करके सारी चीजें सीखते हैं। टिके रहो ध्यान से। यहां पर हुआ क्या, क्लिंजिंग एक्शन सिखा रहे हैं, कपड़े कैसे धुलते हैं वो बता रहे हैं। क्लिंजिंग एक्शन, बच्चे किसी भी एक कपड़े पे फैट, ऑयल मतलब वहां डर्ट बना रहा है, कपड़े पे गंदगी लग गई है, वो ऑयल के अलावा कुछ नहीं हो सकती है, क्लियर ना। सिलिका कभी भी कपड़े पे डर्ट नहीं बनाता है, उड़ जाता है वो तो, क्योंकि उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता, फैट उसको पकड़ लेता है। तो क्या किया, पानी से वॉश करने की कोशिश की, तो भाई ये तो दोनों उल्टे नेचर के हो गए, फैट तो नॉन पोलर है और पानी तो पोलर है, रिपेल कर गए। अकेले पानी से आप ऑयल लगा हुआ कपड़ा धो नहीं सकते, हटा नहीं सकते वो वाला, तो क्या करें, उसने कहा जी इफ यू वांट टू रिमूव द फैट तो इसमें कोई रिएजेंट लेकर आओ, जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हुआ, जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हुआ वही यहां हो रहा है। तो आपने क्या किया, एक सोप या डिटर्जेंट उठाया C17H35COONA, C17H35COONA क्या करेगा, इसकी जो टेल है, टेल वो नॉन पोलर थी, वो जाके एम्बेडेड हो जाएगी किसके अंदर, ऑयल के अंदर, वो ऑयल में धस जाएगी जाकर, क्योंकि ऑयल खुद कैसा था, नॉन पोलर। अब जो दूसरा साइड आउटसाइड वो पोलर पोलर, वो पानी को पकड़ लेगा। कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे फैट ने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया, पूरे के पूरे फैट ने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया, किसको, सोप को, सोप के मॉलिक्यूल्स को। तो उसमें एम्बेडेड 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 धसते चले गए, और जैसे ही 30 32 40 अकॉर्डिंग टू CMC क्रिटिकल मिचलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल मिचलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही ये मॉलिक्यूल 1 नैनोमीटर क्रॉस किया, खट से बाहर आ गया, डिस्पर्स हो गया। जैसे ये मॉलिक्यूल, अब हो सकता है कि जब आप C17H35COONA लेके चलो, मुझे अच्छी तरह जेई एडवांस का क्वेश्चन याद आ रहा है, आउट ऑफ द 4 विच इज अ वेरी गुड डिटर्जेंट, बच्चे 4 ऑप्शन देख रहे हैं और कंफ्यूज है, यार मैं कौन सा अच्छा डिटर्जेंट बोलूं, तो क्या कोई बता सकता है कि 4 ऑप्शन में अच्छा डिटर्जेंट ढूंढने का तरीका क्या होता है।
हाँ, मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट. If you want to search the good detergent or soap, then molecular weight should be higher. यूज करने को तो मैं सोडियम एसिटेट को भी डिटर्जेंट यूज कर लूं, लेकिन ये आपको अमाउंट में बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा. तो किसी का भी अगर सीएमसी क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन घटाना चाहते हो, यू शुड इंक्रीज इट्स मोलिकुलर वेट. ये देखो जी, तो क्वालिटी ऑफ सोप डिटर्जेंट बढ़ाने का तरीका क्या है? यू शुड इंक्रीज मोलिकुलर वेट, जिससे सीएमसी घट जाएगा. वो टीवी पे ऐड देखा होगा ना, एक वो टाइड कंपनी का ऐड आता है कि ज्यादा नहीं आधा लगेगा, वो ऐसा ऐड देखा होगा. वो ज्यादा नहीं आधा लगेगा मतलब क्या है? ज्यादा नहीं, ऐड नहीं देखा तुमने टीवी पे, चौक गई अम्मा करके आता है ना, चौक गई अम्मा. वो कहे अम्मा कहाँ चौक गई? कहते जी ज्यादा नहीं आधा लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे मोलिकुलर वेट डिटर्जेंट का मोलिकुलर वेट ज्यादा है, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगेगा, कम क्वांटिटी से काम चल जाएगा, उसका सीएमसी जल्दी रीच करेगा. और सीएमसी मीन क्रिटिकल मिशलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन. ये क्लियर होगी बच्ची बात? या मल्टी मैक्रो ये सब एक्सप्लेन कर रहा है. ये मैंने एसोसिएटेड कोलोइड्स बता दिया, ये मैंने सीएमसी बता दिया. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. सडन एक जाके झटका लगा उसको, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, ये देखो, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे नीचे, क्योंकि वहां जाकर वो क्या हो गया? एसोसिएटेड. पहले यहां 2 4 5 6 10 15 20, फिर इकट्ठे 30 मिलकर एक बन गया, तो कंडक्टेंस डाउन आ गई. किस पॉइंट पे? क्रिटिकल मिशलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन वाले पॉइंट पे. इससे नीचे वो जनरल इलेक्ट्रोलाइट था, और उससे ऊपर वो मिशेल है. वो एक ग्रुप ऑफ द मोलिक्यूल्स है जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है. ये मैकेनिज्म मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये सारा डिस्कशन आपसे मेरा हो गया. क्लियर? अब है प्रिपरेशन मेथड्स. अभी तक था क्लासिफिकेशन, अब है प्रिपरेशन मेथड. प्रिपरेशन में तरीका क्या होएगा? सस्पेंशन को तोड़ो, सस्पेंशन को तोड़ो, और किसी भी स्मॉल ट्रू को कंडेंस करो. आप में से अगर कोई 12वीं नहीं दे रहा हो, क्लियर, तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन, ये सब आप भूल सकते हो, आपके काम की बात है ही नहीं अगर आप 12वीं नहीं दे रहे हो. अगर आप 12वीं दे रहे हो तो फिर आपको मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, हाँ जी, ओके, कोई 12वीं का बच्चा हो तो मैं सिखा देता हूं उसको कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन क्या है. नीट के लिए जा रहे हो तो मेरे से गारंटी लिखवा के ले जाओ कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन पे ब्रेडिग आर्क मेथड पे कभी काम ही नहीं करना उसने. अगला है पेप्टाइजेशन. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल सीख लो. एक फ्रेश प्रेसिपिटेट होएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए. जैसे FeOH होल थ्राइस ब्राउन पीपीटी बना गया. अब इसके अंदर आपने एक FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया. मैं पेप्टाइजेशन की बात कर रहा हूं, और आपके पास कोलोइड चैप्टर का पेप्टाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पता कैसे आता है? आउट ऑफ द 4 विच इज द मेथड, which is the technique to make the colloids. 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से पेप्टाइजेशन को टिक करना होगा. ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पर. सो आपको हेडिंग याद रखनी है, पेप्टाइजेशन इज अ मेथड टू प्रिपेयर द कोलोइड्स. तो हुआ क्या? इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया. इस इलेक्ट्रोलाइट में कोशिश पूरी करना कि एक आयन कॉमन हो. जैसे FeOH होल थ्राइस का कॉमन आयन कौन है? Fe+3. FeOH होल थ्राइस का कॉमन आयन कौन है? Fe+3. तो कॉमन आयन इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस. ये देखो जी, FeOH होल थ्राइस पे Fe. अब ऐसे एक नहीं, 1000, 1000 नहीं, 1 लाख, 1 लाख नहीं, 10 लाख, 10 लाख नहीं, अकॉर्डिंग टू अवेबिलिटी.
कम से कम एक से ज्यादा तो बनेंगे, और वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट में थे पहले, अब रिपेल 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 करने लगे, तो क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स मतलब फैल गए, फैल गए मतलब कोलोइड बना गए, कोलोइड बना गए मतलब ग्रेविटी नहीं लग रही है उन पे, क्योंकि वो पहले 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 वो एग्रीगेट के फॉर्म में थे, अब एग्रीगेट नहीं है, अब वो 1000 से ऊपर साइज के नहीं है, अब उन पे ग्रेविटी नहीं लग रही, अब वो कोलोइड में चेंज हो गए। तो बड़ी सिंपल सी बात है पेप्टाइजेशन की, 3 वर्ड्स में, प्रेफरेंशियल, एडजॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। उसके बाद पेट भर के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, कहते जी अगर आपके पास AgNO3 है, 2018 में क्वेश्चन आया, आपके पास AgNO3 बल्क में है, आपने इसमें Ki डाल दिया, मैंने कहा ठीक है, किसका पीपीटी बना, AgI का। बल्क में कौन था, सिल्वर, कॉमन था, हाँ जी था, तो उसके सराउंडेड फैल गया। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझो, 0.1 m 10 मिलीलीटर AgNO3 प्लस 0.2 मोलर 20 मिलीलीटर Ki, ज्यादा कौन है, आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो स्टॉप शेयर करके लीव कर जाऊं मैं, नहीं आपकी हरकतें तो यही कह रही हैं बच्चे, मैं पागल ही लग रहा हूँ आपको, बोले जा रहा हूँ, आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ इन दोनों में ज्यादा कौन है, चुप करके बैठे हो यार, ये कोई बात थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं कोई, मैं तो नहीं मान के चलता ऐसे पढ़ाइयाँ होती हैं। मेरे लिए तो टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है तुम लोगों के साथ। माइक मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद बंद किया था बच्चे, कान तो मेरे खुले थे ना। आंसर हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम्म, हाँ तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अब ये थोड़ी होती सिंगल साइड फ्लो थोड़ी चलता है यार बैच में, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम बता दूं, तरीका तो मुझे भी पता है बच्चे, छोटी छोटी बातें करो काम खत्म कर दो। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होएगा दैट विल बी एडजॉर्ब्ड, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होएगा वो एडजॉर्ब होकर, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होकर उसका नेचर वैसा ही बनेगा। तो अब इसका जो नेचर है वो नेगेटिव कोलोइड है, 0.1 10 ml, 0.2 20 ml, which one is greater in amount, Ki। so iodide preferentially adsorb और उसको नेगेटिवली चार्ज कोलोइड, अगर गेम उल्टा खेल लो तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां रुकने की वजह यही है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 50.1 30.1 ज्यादा कौन हो गया, सिल्वर, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ 30.1 50.1 ज्यादा कौन हो गया, Ki, तो नेगेटिवली चार्ज। इसके बाद एग्जांपल्स हैं, चेक कर लो भी जल्दी से।
एग्जाम्पल नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर मैं SnO2 हो सकता है पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 14 से आपको पता चला हो कि SnO2 रिजल्टेंट नेचर वाइज एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। अगर ये एसिडिक मीडियम में हो, अगर ये एसिडिक मीडियम में हो, इफ इट इज इन द एसिडिक मीडियम, तो ये आपको किटाइनिक टाइप का क्लियर याद करने का तरीका है, एसिड प्रोटोन बेस OH। तो एसिडिक मीडियम में SnO2 ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 101%। मुश्किल से तो वो जोन आया जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SnO2 is amphoteric in nature. In acidic medium, it will form positively charged colloid. In the basic medium, it will form the negatively charged colloid. वजह क्या चेक कर लेते हैं। SnO2 in the acidic medium HCl वगैरह हो तो SnCl4 SnSO4 ऐसा कुछ बनाएगा, और उसका जो tin+4 है वो प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो गया। बेसिक मीडियम में ये स्टेनेट बनाएगा, स्टेनेट, और वही स्टेनेट प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब उसको नेगेटिवली चार्ज बना देगा। तो ये रट्टा मारने की रीड नहीं है, बस आप मेरी वाली ट्रिक याद रखो। इन एसिडिक मीडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड, इन बेसिक मीडियम इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये फिर बच्चों से बात हुई तो उनको बोला सिंगल शॉट में काम करना है। FeOH FeCl3 पॉजिटिव, FeCl3 इन वाटर विद हीटिंग पॉजिटिव, क्योंकि वही FeOH ही बनना है। लेकिन अगर यही FeCl3 बेसिक मीडियम में हो जाए तो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि OH प्रेफरेंशियल हो जाएगा। तब AgNO3 बल्क तो पॉजिटिव, Ki बल्क तो नेगेटिव। SnO2 एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, तो एसिडिक में कैटायन और बेसिक में एनायन। और आर्सेनिक सल्फाइड एंटीमनी सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है। तो इसकी वजह अब बार बार चार्ज का रीजन क्या है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चार्ज ऑफ कोलोइड। तो मेरे पास 3 वर्ड्स का आंसर है, उसको बोलते हो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। अब यहां मेटल्स कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पीछे मैंने जिसके लिए मना किया था ना आपको, ब्रेडिग आर्क मेथड, जिसके लिए आपको मना इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, वहां ना एक स्टेबलाइजर था NaOH लिखी रखा मैंने। तो बच्चों ने पूछा व्हाई द मेटेलिक पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। मैंने कहा उनके बनने का तरीका था ब्रेडिग आर्क, और ब्रेडिग आर्क में स्टेबलाइजर था NaOH, तो उसी का प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हुआ था। दैट्स व्हाई मेटल के, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, इनके अगर कोलोइड बनाते हो ना तो OH की वजह से, NaOH के OH की वजह से उसका नेचर कैसा हो रहा है, उसका नेचर कैसा हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड हो रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है जी। बाकी देखो स्टार्च हो गया, क्ले हो गया, सिलिसिक एसिड हो गया, ये सब नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का पेट भर के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। क्ले में सिलिकेट का इन्वॉल्वमेंट है, SiO4-4, सल्फाइड में सल्फाइड का इन्वॉल्वमेंट है। तो कोशिश करो मैक्सिमम इसको समझ लो, बजाय इसके कि मैं इसको याद कर लूंगा, वो नहीं चलेगा काम। इसको इग्नोर कर सकते हो अगर 12वीं की परीक्षा नहीं देने जा रहे, सिर्फ नीट देने जा रहे हो तो। केमिकल रिएक्शन, प्यूरिफिकेशन को भी इग्नोर करो, क्योंकि प्यूरिफिकेशन में मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, इट इज अ मेथड टू रिमूव, इट इज अ मेथड टू रिमूव, इट इज अ मेथड टू रिमूव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बस मुझे किसी भी कोलोइड की डेफिनेशन के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद, प्रिपरेशन के बाद क्या करना है, मैंने कहा जी प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का तरीका क्या है, बस ये याद रखो, हेडिंग क्या है। अगर आप सरफेस केमिस्ट्री में मेरी ओपिनियन मानना चाहते हो तो डायलिसिस इज अ टेक्निक टू प्यूरिफाई, इलेक्ट्रिक डायलिसिस इज अ टेक्निक टू प्यूरिफाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज टेक्निक टू प्यूरिफाई, सेंट्रीफ्यूगेशन इज टेक्निक टू प्यूरिफाई द कोलोइड। और क्यों करते हैं ये काम, इसलिए करते हैं कहीं उसमें एक्सेस ऑफ अगर इलेक्ट्रोलाइट हो तो वो रिमूव हो जाए, अदरवाइज वो प्रेसिपिटेशन कर देगा उसका। क्लियर ना। और इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है जिसपे कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है, तो मुझे लगता है आपको भी वो हाईलाइट करना चाहिए। क्लियर, नहीं तो सिर्फ हेडिंग याद रखो। ये लो जी, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल ईथर इज नोन एज अ कोलोडियोन। पता क्या होता है बच्चे, जैसे ना ये एक पेपर है कोई भी, मान लो ये पेपर है कोई भी, ठीक है, इस पेपर का नाम है फिल्टर पेपर, इसके पोर्स का साइज बड़ा बड़ा है। क्लियर, इसको आपने क्या किया, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल ईथर के सॉल्यूशन में
मर्ज कर दिया, तो इसके जो पोर्स थे ना वो साइज छोटा हो गया, क्योंकि वहां डिपॉजिट हो गया नाइट्रोसेलुलोज 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 डिपॉजिट हो गया। अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, उसको अब हार्डनिंग करवाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के टच में लेकर आना। चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन, क्लियर। उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको शायद याद होगा, आपके टीचर ने बताया होगा 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द formaldehyde is known as formalin, which is used to preserve the biological specimens. क्लियर ना। तो वही हरकत यहां हो रही है, नाइट्रोसेलुलोज अल्कोहल ईथर में उसके पोर्स का साइज छोटा कर दिया और फॉर्मेल्डिहाइड से उसकी हार्डनिंग। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप 12वीं का पेपर देने नहीं जा रहे तो एक चीज पे फोकस करना, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल ईथर इज नोन एज अ कोलोडियन, इनफ, मोर देन सफिशिएंट। चलो जी, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, डायलिसिस। बस हेडिंग याद रखो, इज अ मेथड टू प्यूरिफाई द कोलोइड। इलेक्ट्रोडायलिसिस स्पीड अप करना हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो पीछे बताया, नाइट्रोसेलुलोज आपको, क्लियर। अब शुरू हो रहा है आपके पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होएगा, टिंडल इफेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है जी, कोलोइड की प्रॉपर्टी, कौन से कोलोइड की, जनरली ऑफ द ट्रू कोलोइड। ट्रू कोलोइड कौन था, लायोफोबिक, लायोफोबिक। ये है क्या, टिंडल इफेक्ट है क्या, इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द फेज। फेज मतलब छोटे पार्टिकल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्पर्स्ड फेज। जैसे जैसे गैस में कोई लिक्विड डिस्पर्स्ड है, फोग मतलब, तो फोग स्कैटरिंग करेगा, क्लियर। अब इसकी वजह क्या है, टिंडल इफेक्ट आता क्यों है और कब आएगा। उसने कहा जी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बड़ा हो, वो तो है ही, फेज मीडियम के बीच का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बड़ा। फेज बड़ी छोटी बड़ी है और जो 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 मीडियम है वो बड़ा है, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर, तो दोनों के बीच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस लार्ज होना चाहिए इफ यू वांट टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट। तो इसलिए ट्रू सॉल्यूशन मना कर गए, सस्पेंशन में सस्पेंडेड हो गया, बच गए लायोफिलिक लायोफोबिक। लायोफिलिक भी नखरे कर रहा है, लायोफोबिक का ये मेन कैरेक्टर हो गया है। दूसरा, जो जो लाइट लाइट इंसिडेंट लाइट है ना, उसका जो वेवलेंथ है वो फेज के साइज के अप्रोक्सीमेट बराबर हो। मान लो फेज का साइज 400 नैनोमीटर है, तो लाइट 400 नैनोमीटर के 500 नैनोमीटर 450 नैनोमीटर 350 नैनोमीटर की ही उस पर इंसिडेंट होनी चाहिए, तब आप ऑब्जर्व कर पाओगे टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व बाय द, यहां इस टिंडल ने ऑब्जर्व करके, जिग्मोंडी ने यूज करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बना दिया उसका। मतलब अगर कोई बोलेगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की थीम क्या है, तो कोई बोलेगा इट इज बेस्ड ऑन द टिंडल इफेक्ट। तो मेरे नीट में पेपर क्या आएगा, टिंडल इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड। कौन सा कोलोइड, मेनली लायोफोबिक। है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन कर रहा है, फेज। क्यों कर रहा है, क्योंकि डिफरेंस इन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, लाइट का वेवलेंथ जो मीडियम के बाद फेज है, फेज के साइज के अप्रोक्सीमेट बराबर होना चाहिए, देन यू कैन ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट। जितना भी था उसको मैंने वहां समराइज करके लिख दिया, इसके अंदर जो भी था सारा एक्सट्रैक्ट निकाल दिया इस जगह पे, ठीक है जी। क्या टिंडल इफेक्ट से रियल साइज ऑब्जर्व हो सकता है, आपने कहा नहीं। जैसे ऊपर आपने देखा होगा ना स्टार्स कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे, एक्चुअल में ऐसे थोड़ी होते हैं। तो रियल साइज ऑफ द फेज कांट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो क्यों, क्योंकि अपनी अपीयरेंस से जितने उससे बड़े दिखते हैं वो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तो बड़े दिखते हैं, ओरिजिनली बड़े दिखते हैं, होते बड़े नहीं हो, छोटे हैं। और ये टिंडल इफेक्ट के ढेरों फिर हमारे पास क्या आ गए, एग्जाम्पल आ गए। एक एक करके एग्जाम्पल देखना चाहते हो कि मेरा क्लास का अगली क्लास भी 1 मिनट बाद मेरी स्टार्ट होने वाली है, तो मैक्सिमम मैंने आपकी सरफेस कवर करने की कोशिश की है। ब्लू स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग, blue color of sea water is due to scattering, tyndall cone is a eliminated path of light, tail of comets is a tyndall cone, clear, smoke from a fire or cigarette, clear, projection of picture in a cinema hall, ये सब। तो काफी कवरेज दी है बच्चे मैंने इसमें आपको, अप्रोक्सीमेट जो मेरे पास कटिंग लगे हुए थे 70 पेज मैंने आपको पढ़ा दिए, क्लियर।
तो एक बार आप भी रीड कर लेना बच्चे, सिंगल डे, एक दिन इस बार हमारे पास कम हो गया, नहीं तो हम परफेक्टली इसको खत्म कर लेते। ठीक है, 33 नंबर कितने गया भाई, ये रहा। ये तो सोखा है, सोखा। आरएस नेमिंग करो, कट से छुटकारा मिल गया। आज सारे मिलके करते हैं इसके आरएस नेमिंग। कुछ बच्चे फर्स्ट करो, कुछ सेकंड करो, कुछ थर्ड करो, जल्दी जल्दी करो। मैं पहला करता हूं, तुम बाकी सारे करो। 1 2 3 4, उल्टा घूम गया और ये वर्टिकल पड़ा हुआ है तो एस हो गया। दूसरा वाला क्या है? वर्टिकल घूम गया, उल्टा, ये आर कैसे हो गया फिर? एस हुआ फिर तो। तीसरा हे रब, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के डिफरेंस बड़ा खतरनाक है। कर दो यार नेमिंग, ऐसे क्या कर रहे हो? यस है बच्चे, यस है। क्या बोल दें? आइडेंटिकल। 1 एंड 3 आइडेंटिकल, ठीक है। और 2 एंड 3 आर एनिंशोमर, 2 एंड 3 आर एनिंशोमर, 2 एंड 3 आर एनिंशोमर, ये भी ट्रू है। 1 एंड 2 आर एनिंशोमर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ऐसा तो नहीं इतने सारे ट्रू कैसे हो सकते हैं, है ना? आरएस नेमिंग बहुत ही बढ़िया टेक्निक है आइडेंटिफाई करने का कि कौन आइडेंटिकल है। पहले इस बात को जरूर चेक कर लेना कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। कई बार ना पता क्या करते हैं, मान लो एक आर आ गया, एक ऐसा आ गया, और वो स्ट्रक्चर ना मैच भी नहीं कर रहे होते एक दूसरे से। कहते हैं जी ये एनिंशोमर बन गए, एनिंशोमर, शोर मचा देते हैं। मैंने कहा एनिंशोमर कहाँ से बन गए, वो मोलिक्यूल ही अलग अलग होते हैं तब। ये एक पहले इस बात को श्योर कर लेना तुम लोग, ये तीनों मोलिक्यूल सेम थे, देन आरएस नेमिंग की है। नंबर बोलो फटाफट। ये भी आज ही किया बच्चे। अल्लाह एलसी देखो, a solution of 7.5 of optically active compound in 100 ml, याद करो अल्फा, क्लियर है? यहाँ हमने थीटा रख दिया या एलसी रख दिया, जो भी था। 7.5 ग्राम्स, 7 पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन 7.5 ग्राम, किसके अंदर है? 100 ml में, ग्राम पर मिलीलीटर लेना है उसको। और अलाउड शोड ऑप्टिकल रोटेशन 1.2 है, क्लियर? अच्छा जी, लेंथ कितनी है बच्चे? 10, तो एक रख दो डेसीमीटर में, याद आ रहा है सब कुछ? 10 सेंटीमीटर इन डेसीमीटर पुट करना है। इसको जब सोल्व कर लोगे बच्चे, इसको सोल्व करने में इसका अपोजिट बताना है। उसने कहा ना इफ द लेंथ देन रोटेशन ऑफ इट्स एनेंशियमर बताना है। मान लो ये तुम्हें दे रखा था प्लस में, और आंसर तुम्हारा प्लस में जो भी आ रहा है उसका उल्टा आंसर देना है तुमने, समझे? चलो, पीछे कोई प्रॉब्लम है? ये 2 पेंटाइन वाला ये कर लिया, 2 पेंटाइन का हाइड्रोजन से, ये एक्चुअल में ना नेक्स्ट चैप्टर की पूरी मैकेनिज्म है एल्केन एल्केन एल्काइन की। जब पीटीपीडी की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, हाँ, उसको बोलते हैं सिन एडिशन। और जब सोडियम और लिक्विड अमोनिया ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं अपोजिट एंटी या ट्रांस एडिशन। पूरी मैकेनिज्म में उस चैप्टर में जाके बात करेंगे। फिलहाल मोलिकुलर अटैक सिन है और एटॉमिक अटैक ट्रांस है। और जब सिस ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन एक दूसरे के साथ बन जाए, सिस टू ब्यूटेन एंड ट्रांस टू ब्यूटेन, these two are the diastereomers। कोई नहीं, बोलो। स्ट्रक्चर
हाँ, इसको देखना ही पड़ेगा बेटा, इसके बगैर तो कोई इलाज नहीं है। तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को कई बार दिक्कत क्यों होती है, पहले सीखते नहीं, बाद में लुट जाते हैं पूरी तरह से। जब बोला था कि वहां, मैं नॉर्मल उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं सीखते हैं ना, कोशिश करने के बाद भी नहीं, ओपन चैलेंज के साथ आते हैं कि आप हमें सिखा ही नहीं सकते, कर लो कोशिश, तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। आइसोब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल, यहाँ आइसोब्यूटाइल था, अगर उसको आइसोब्यूट्रिक बनाना है, ये देखो, ये आइसोब्यूटाइल था ना बच्चे, ये वाला, तो आइसोब्यूट्रिक ऐसे बन जाएगा। वेरी फर्स्ट डे हमारा 12 दिन के अंदर था ये। प्रोपडाइइन ऐसे बनता है, लेकिन इसके अगर अलग अलग ग्रुप होते ना बच्चे, ये वाले अलग अलग, तो ये ऑप्टिकल हो जाना था, क्योंकि मैंने क्या बताया था 1357 में कौन होता, ज्योमेट्रिकल, और वही कंडीशन 2468 पे लगा दो। कल का हमारा डिस्कशन है इस चीज पर, एक तो हल्का सा डिस्कशन लेंगे हम किसका, रोटामर्स का, और एक लेंगे मॉलिक्यूल्स विच हैव नो कायरल कार्बन बट कायरल, उनमें ये वाले आएंगे, मॉलिक्यूल्स विच हैव नो कायरल कार्बन बट कायरल, जिनमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन वो अनसिमेट्रिकल होने की वजह से कायरल है। आपको दिख ही जाएगा, इसमें ये वाला मॉलिक्यूल है जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनमें कायरल कार्बन ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये बनाने का तरीका भी सही नहीं है। ये पता है कैसे बनता है, अगर तुम परफेक्टली देखो, ये ऐसे बनता है, इसमें इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये मेरे हाथ अगर देखो तो आप, अगर ये पैरेलल में पड़े रहेंगे ना तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अगर ये पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर होंगे ना, तो उस परपेंडिकुलर वाले एंगल पे एक दूसरे के साथ ये क्या बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, और उसके भी ये वाली लोकेशंस बड़े बड़े ग्रुप से ऑक्यूपाई होनी चाहिए। ये कल का डिस्कशन है, वैसे आज आप सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है, कि विदाउट कायरल बिहेव्स एज कायरल, विदाउट कायरल कार्बन बिहेव्स एज कायरल। नो, फिर तो इसका मतलब तुम्हें एडिशन रिएक्शन करवाओगे बेंजीन में, बेंजीन में एडिशन रिएक्शन करवाओगी, यस और नो? तो फिर क्यों डबल बॉन्ड मान के चल रही है उसके अंदर, 3 डबल बॉन्ड है, 3 एविडेंस है उसके, तो डबल बॉन्ड की रिएक्शंस थोड़ी है, वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। तो क्या इसका तुम नाम क्या देना चाहती हो, बेंजीनोल करके कुछ बोलना चाहती हो? तो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, एरोमेटिक अल्कोहल का एल्डिहाइड के साथ में मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे मैच करेगा? बच्चे वो बनाया होगा, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं ना, उस पे तो आओ कम से कम इसका। हाँ, क्लियर ना, आप सोचो रिंग के अंदर एंट्री करवा दी ना उसकी, तो गलत हो गया, क्योंकि क्लोरोबेंजीन आपके पास क्लोरो ग्रुप का माइनस आई इतना जबरदस्त है, तो मेरे ख्याल में असाइनमेंट देख रही हो ना, असाइनमेंट में क्वेश्चन इस टाइप का, हाँ, क्लोरो का माइनस आई इतना जबरदस्त है, क्लोरो का माइनस आई इतना जबरदस्त है, क्लियर, कि वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। मैं आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बता देता हूँ हुआ क्या। मेरे को किसी ने कहा सर बेंजीन, आपके पास है टोलुइन, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, आपने इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, इस टेस्ट के बाद यही काम करना है हमें, क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, तो फास्टेस्ट किस पर करवाओगे? तो हो सकता है आपका जवाब तैयार हो बी, हो सकता है आपका जवाब तैयार हो ए, देन सी। तो जपनीत वाली लाइन लग गई, अब जपनीत पूरी लाइन बोल दो। हाँ, तो ये ऑर्थोपैरा है ये, लेकिन फिर भी क्या बना हुआ है, माइनस आई की वजह से डीएक्टिवेटर। ऑर्थोपैर डायरेक्टिंग है, गारंटीड ऑर्थोपैर, क्लोरोबेंजीन के सारे प्रोडक्ट ऑर्थोपैरा पे आते हैं, लेकिन जो स्पीड से आने चाहिए ना, वो बेंजीन से तो कम से कम ज्यादा स्पीड होनी चाहिए थी उसकी, बेंजीन से भी कम स्पीड से आ रहे हैं ये, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है इसका, क्योंकि वो डीएक्टिवेट कर गया माइनस आई।
और पूछो कुछ। हम्म। ये क्या बात हुई? मतलब एक आदमी है लेकिन वो आदमी नहीं है, वो ना दिखने में आदमी है, ये क्या बात हुई? एक हमें ऐसी क्वेश्चन दिया उसमें भी कुछ भी पूछ लिया, चलो कुछ भी पूछो। पूछो पूछो अर्पण, कुछ भी पूछो चलो। ऐसे क्वेश्चन हुआ, एक्स चेंज टू वाई चेंज टू जेड, नाउ प्रेडिक्ट अबाउट द एक्स वाई जेड। ये क्या बात बनी यार? चलो तुम बात पूरी करो एक बार ना, क्या पता कोई बात निकल ही आए। ये देखो बच्चे, मान लो तुम्हारे पास ना टोलुइन लिखा हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया और उसमें कुछ भी मैं पता है क्या पूछ लिया कि इसमें प्लस एम है, प्लस आई है, प्लस एच है, या इनके उल्टे उल्टे इफेक्ट है, मतलब माइनस एम माइनस आई। अब थोड़ा सा हम गाइडेंस ले लेते हैं बच्चों से, वो सीखे में कि नहीं। बोलो भी क्या टिक मारे, जल्दी करो। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस प्लस आई भी है। तो हरमन बात का जवाब मिला। अब मान लो आपको ऐसे करके हो दिया, फिर वही क्वेश्चन निकल आया, प्लस एम प्लस एच माइनस एच, और प्लस आई माइनस आई। हाँ जी, हाँ जी, ये हाइपर नहीं है और माइनस आई है। लेकिन माइनस आई पे प्लस एम सुपर डोमिनेंट कर गया, इसीलिए एक बड़ा खतरनाक तरीके से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है। क्यों हरमन जी, आपका क्वेश्चन था लेकिन वो खोया हुआ था, क्या करना था, मैं समझ गया था ये करना था, तभी तो कहा था आप पूरी बात बोलो, और कुछ बोलो तो पक्का कोई ना कोई बात निकल ही आएगी। ना ना बच्चे, कैसे होएगा, ये तो सिर्फ एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर रहा है बस। रेजोनेंस में ये लोन पेयर नहीं है, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में ना कुछ खोया हुआ है, उस उसको उसको मिसिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और हम काम करना शुरू करते हैं। देखो, अगर तुम कहोगे सर इस ऑप्शन का लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या, मेरा आंसर है नो। क्या ये आपके पास रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके लोन पेयर का, नो। तो क्या इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तुम्हारा क्वेश्चन मर्ज कर गया आपस में। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था सर ओ अगर बेंजीन रिंग में है इंक्लूड, तो क्या ओ का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो मेरा आंसर है नो। थोड़ा बहुत लगाएगा लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा मुझे बताओ। इसके माइनस आई से हम इस पे गेन क्या कर लेंगे और लूज क्या कर लेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन उतना मजे वाली बात फिर भी नहीं है। रेजोनेंस इतना खतरनाक डोमिनेट कर रखा है, मतलब इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे बोलो। नहीं, इसमें कहाँ और तुम्हें टपरा लगा लोगी यार तुम। हाँ हाँ, अलग पूछो जी। दोनों ही नहीं जाएंगे पुत्र, दोनों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पहले इतना बढ़िया वाला डांस कर रहे हैं, वो किसी और का डांस बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। जपनीत कंटिन्यू। वो कहाँ चली गई? ले कर लो बात। मेरे साथ कभी ऐसा हो जाए तुमको ये बदला ठीक है। ओए, क्या बोल रही थी? वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे मोबाइल पे भेज देना। डिस्टेंस बढ़ गई ना बच्चे, हाँ। बच्चे वो भी हमेशा ना हम वो ना हम बोलते हैं रेफरेंस कंपेरेटिवली। अब मेरी बात सुनना ध्यान से ना, फिनोल का मिथाइल जुड़े होने पर मुझे एसिडिक नेचर पढ़ना है। तुम बहुत आगे वाली चीजें अभी अभी मेरे से उगलवाना चाहते हो एक्चुअल में। तो इस पे प्लस जपनी तुम्हें सुनना है और हरमन तुम्हें भी सुनना है, इसका प्लस आई भी है बच्चे और प्लस एच भी है, ठीक है। यहां आते सिर्फ प्लस आई बच गया, ये भाई साहब कहते हैं मैं प्लस एच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्यों, करवा के देखो पता चल जाएगा कि इसका, हाँ हाँ मेटा पे इसलिए। और डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते प्लस एम डोमिनेट कर गया, और बेचारे का जो प्लस आई था वो नॉट ओनली पुअर, डिस्टेंस बढ़ने से सुपर पुअर हो गया। लेकिन आप बोलो
कंपेरेटिवली इट इज नेग्लिजिबल। हाँ हाँ, वो तो घुसा दिया ना उसके अंदर तुमने ओ नेगेटिव, तुमने रिंग पे नेगेटिव लगा दिया। उस केस में ये तो इनके साथ रेजोनेंस में आया नहीं ना। जब रेजोनेंस में नहीं आया तो सिर्फ एक ही चीज तो बच गई, इंडक्शन। सोचो ना बच्चे, मेरा कहना क्या था, तुम बात को समझो। ऑर्थो मेटा पैरा थे, तीन आपके पास स्ट्रक्चर थे, इसमें से सबसे डोमिनेंसी के साथ कौन जा रहा है? और ये तो ऑर्थो पे था, इसलिए प्लस एम प्लस आई, थोड़ा सा आगे गए प्लस आई, थोड़ा सा और आगे गए तो प्लस एम डोमिनेट कर गया, प्लस आई घट गया। और जैसे तुम यहां पहुंची हो इसके साथ, तो मेरे भाई यहां तो रेजोनेंस में इसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो सीधा सीधा उस पर इंपैक्ट क्या आएगा? जो मरा मरा सा इफेक्ट आएगा वो माइनस आई आएगा बस। वहां नेगेटिव आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली exactly। मैं कह रहा हूं डिस्टेबलाइज को गोली मारो। तुम जब इसका रेजोनेंस चलाने चलोगी ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हाथ पैर चलाने की कोशिश किया करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे सामने झुककर रहेगी भी, हाँ मैं सीखने में आ गई तुम्हें। सुनो, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, समझ गई मेरी बात? ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो फिर यहाँ मूव, ये यहाँ मूव कर ही नहीं सकता। रेजोनेंस प्रोहिबिटेड, रेजोनेंस रुक गया। हाँ कैसे जाएगा बच्चे? और कार्बन को तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा, नेगेटिव तो ऑलरेडी पड़ा उसके पास -2, स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल, तो वो बार हो गया, रुक गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया वो। ठीक है भाई, मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया भाई, कल बात करते हैं अब। पढ़ लेना बच्चे थोड़ा, मेन है जो तुम 7 8 10